दैट इज चैप्टर नंबर 14 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आपको पता है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, इसमें इलेक्शन का बहुत सिग्निफिकेंट रोल है फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट्स एट बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। पीछे हमने पूरा पढ़ा था कि इलेक्शन प्रोसेस कैसे कैसे होता है इंडिया में, ठीक है, कैसे एक सरकार को चुना जाता है, कैसे एक कैंडिडेट को चुना जाता है, ठीक है, कौन से डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं, कौन से डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं जिससे इलेक्शंस होते हैं, और क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इलेक्शन कमीशन की, ठीक है। देखो आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक बहुत ड्यू इम्पोर्टेंस हो दिया गया है फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, क्योंकि एक सेपरेट पार्ट 25 दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में फॉर इलेक्शंस, ओके। उसके बाद क्या है, देखो आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स का इलेक्शन कराता है, ठीक है, वो हमने पीछे पढ़ा था। और आपको पता है कि लाइक बहुत सारे डिफरेंट एंटिटीज होती है, जैसे इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, लाइक 3 मेंबर्स होते हैं, और उसके बाद स्टेट में होते हैं लाइक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर, उसके बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, आया समझ। तो ये एक हिसाब से एक हायरार्की होती है। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये एक परमानेंट ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो आर्टिकल 324 के अंडर क्रिएट किया गया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कब एस्टेब्लिश हुआ था? 25 जनवरी 1950, ऑन द ईव ऑफ इंडिया बिकमिंग सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। तो एवरी ईयर जो 25 जनवरी है, इसको नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। कंपोजिशन आपको पता है, हमने पीछे पढ़ा था, जो आर्टिकल 23-24 में मेंशन है कि कमिश्नर और लाइक ये प्रेसिडेंट के लाइक तक डिपेंड होता है कि लाइक वो कितने मेंबर्स फिक्स करेंगे, लेकिन जनरली लाइक एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और उसके साथ और 2 कमिश्नर्स होते हैं, ठीक है। इनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो लाइक लेकिन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अंडर पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट किया गया है इंडिया में, ठीक है। देखो, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक्ट्स एज द चेयरमैन ऑफ द इलेक्शन कमीशन इन केस एनी अदर इलेक्शन कमीशन बिसाइड हिम इज अपॉइंटेड, ठीक है। देखो, द प्रेसिडेंट में ऑल्सो अपॉइंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन। कंसल्टेशन भी जब होती है इलेक्शन कमीशन के साथ, एक रीजनल कमिश्नर्स भी लाइक फॉर इंस्टेंस कभी कभार जरूरत पड़ता है जो इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करता है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने में, ठीक है, रीजनल कमिश्नर। और जो कंडीशंस उनके सर्विस और टेन्योर के हैं वो सेम होते हैं, और वो डिटरमाइन कौन करता है? प्रेसिडेंट। तो सिंस 1950 आपको पता है, अक्टूबर 1918 जो इलेक्शन कमीशन था, ये एक सिंगल मेंबर बॉडी थी जिसमें सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था। लेकिन अक्टूबर 7 1987 में प्रेसिडेंट ने फिक्स किया 2 इलेक्शन कमिश्नर्स अदर देन द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो hence SS Dhanua and BS Sehgal were appointed election commissioner on 16 October 1989। तो इसी हिसाब से फिर चलता गया, एंड इवेंचुअली ऑन लाइक 1 October 1993 तो प्रेसिडेंट ने दो मोर इलेक्शन कमिश्नर्स को ये किया। एक तो जो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी MS गिल थे, और लॉ कमिश्नर मेंबर जी कृष्णमूर्ति थे। तो अब क्या है, सिंस देन अब एक इलेक्शन कमिश्नर होता है और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उसको असिस्ट करने के लिए, ठीक है। टेन्योर तो जनरली 6 साल होता है, या अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 65, ठीक है। वो कभी भी रिजाइन कर सकते हो और उनको रिमूव भी कर सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, ठीक है। उसके बाद इलेक्शंस ऑफ फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, ये तो हमने पीछे पढ़ा, लेकिन जस्ट लाइक विल गो थ्रू इट्स अगेन। तो इसमें बहुत सारे लाइक देखो फंक्शंस असाइन की जाते हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। डिफरेंट पावर्स एंड सुपरिटेंडेंस होती है इनकी, डायरेक्शन होता है, कंट्रोल होता है, प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स होता है, कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस होता है, ठीक है, जो अंडर आर्टिकल 324 मेंशन किया गया है। बहुत सारे एक्ट्स है, जैसे लाइक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, 1951, प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952, गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट। तो ये बहुत सारे हैं ना, लाइक दीज आर रूल्स एंड ऑर्डर्स अंडर इलेक्शन कमीशन, ओके। तो देखो, फॉलोइंग फंक्शंस क्या क्या, टू डिटरमाइन द टेरिटोरियल एरियाज ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज थ्रू आउट द कंट्री ऑन द बेस ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो पीछे हमने पढ़ा कि जो डिलिमिटेशन कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन एरियाज को डीमार्क करता है कि लाइक कहाँ से कहाँ तक एक कॉन्स्टिट्यूंसी का लाइक एरिया है और किस हिसाब से इलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये भी इनका काम है, लाइक इट्स स्पेयर हेड्स द डिलिमिटेशन कमीशन। इलेक्टोरल रोल्स प्रिपेयर करना बिफोर एवरी जनरल इलेक्शंस एंड बिफोर एवरी स्टेट लेजिस्लेचर्स, ठीक है, या लोकल बॉडीज। एलिजिबल वोटर्स को रजिस्टर करना, अपडेट करना वोटर लिस्ट, एंटायर इलेक्टोरल मशीनरी को सुपरवाइज करना थ्रू आउट द कंट्री, ताकि इंश्योर करे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट प्रिपेयर करना बिफोर एवरी इलेक्शन, डेट्स एंड स्केड्यूल्स नोटिफाई करना, ठीक है, और स्क्रूटाइज करना नॉमिनेशन पेपर्स को, क्योंकि वो जनरली प्रिजाइडिंग ऑफिसर करते हैं, लेकिन इट इज इलेक्टेड बाय या इट इज नॉमिनेटेड बाय द इलेक्शन कमीशन, गारेट। Okay, then to appoint the election commissioners for inquiring into disputes arising out of electoral arrangements। अगर कभी कभार disputes arise होते हैं तो उनको भी एक हिसाब से
इलेक्शन ऑफिसर्स को अपॉइंट करके वो चीज़ें फिर हल करना, ठीक है। टू रिक्वेस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नर ऑफ स्टेट फॉर रिक्वेस्शनिंग द स्टाफ मिनिस्टर ऑफ कंडक्ट। कभी कभार उनको बहुत सारे लाइक स्टाफ रिक्वायर होता है, तो वो एक हिसाब से लाइक स्टेट गवर्नमेंट्स या सेंट्रल गवर्नमेंट्स को अपील करते हैं कि आप हमें स्टाफ दे दो टू कैरी आउट द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। टू रेंड द एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट और एनी गवर्नर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्वालिफिकेशन। कभी कभार अगर कोई डिस्क्वालीफाई मेंबर होता है तो एक हिसाब से एडवाइस रेंडर करना होता है फ्रॉम प्रेसिडेंट या गवर्नर के लाइक regarding any candidate who has been disqualified for like standing up in the election. Got it? Okay, so this was to cancel the polls in the events of malware, या कभी कभार इलेक्शन रिगिंग होती है या बूथ कैप्चर होता है, ठीक है, वायलेंस होता है या अदर इरेगुलरिटीज होता है, तो उस टाइम क्या होता है, इलेक्शन कमीशन का रोल होता है पोल्स को कैंसिल कराना। टू रजिस्टर एंड recognize political parties for the purpose of elections, उनको रजिस्टर करना, recognize करना और उनको एक status of national and state party देना on the basis of poll performance। So your टास्क विल बी कि आप मुझे एक अपडेटेड लिस्ट दे दो कौन कौन सी जो भी अभी पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में फंक्शन कर रही है, आप उनको लाइक दो चीज़ों में लाइक दो हिस्सों में आप डिवाइड करो। एक तो मुझे आप नेशनल पार्टीज बताओ कौन कौन सी है पूरी कंट्री में, और स्टेट पार्टीज बताओ कौन कौन सी है, ठीक है। तो to act like a court for settling matters is giving recognition to a political party or allotting a symbol for the electoral process, और symbols allot करना, जैसे रिसेंटली अभी कंट्रोवर्सी हुई थी शिवसेना जो मुंबई की प्रोमिनेंट पार्टी है, वो दो फ्रैक्शंस में डिवाइड हुई थी। तो उसके बाद फिर उसमें विवाद था कि इलेक्शन सिंबल कौन किसका रखेगा। तो इवेंचुअली फिर इलेक्शन कमीशन केम इनटू द फोर फ्रंट एंड उसने फिर डिसाइड किया। तो टू प्रिपेयर अ रूस्टर फॉर पब्लिसिटी ऑफ पॉलिसीज ऑफ द इलेक्शन पार्टीज ऑन रेडियो एंड टेलीविजन। हाँ, एक हिसाब से रूस्टर प्रिपेयर करना है, क्योंकि हर किसी पॉलिटिकल पार्टीज को अपने लाइक कैंपेन का प्रचार करना होता है। तो इलेक्शन कमीशन मेक श्योर कि हर किसी को इक्वल टाइम दिया जाए। तो इशू दी आइडेंटिटी कार्ड्स टू द वोटर्स, आपको पता है विदाउट आइडेंटिटी कार्ड हम वोट नहीं कर सकते। टू सुपरवाइज द मशीनरी ऑफ इलेक्शंस थ्रू आउट द कंट्री टू एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। गॉट इट? एक मशीनरी क्रिएट करना ताकि कंट्री में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट इफ ही और शी फेल्स टू सबमिट इलेक्शन रिटर्न्स इन द प्रेसिडेंशियल टाइम। अगर कभी कभार इलेक्शन रिटर्न्स किसी का ये कैंडिडेट ने विद इन स्टिपुलेटेड टाइम नहीं किए सबमिट, तो उसको डिस्क्वालीफाई करना, ठीक है। तो कंक्लूजन में यही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऑटोनोमस बॉडी है। तो और कॉन्स्टिट्यूशन पूरी कोशिश करता है और पूरी कोशिश की है कि इसको पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस या इंटरफेरेंस से बाहर रखे, लेकिन इवेंचुअली विद टाइम एंड टाइड वी ऑलवेज सी दैट कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है पॉलिटिकल पार्टीज का इलेक्शन कमीशन में। वो हमने इस इलेक्शन में तो देखा ही है और लाइक एवरीडे बेसिस देखते हैं। तो पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर्ड ये है, तो आपका क्वेश्चन होगा इसमें, यू हैव टू राइट अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन एंड देन यू हैव टू राइट अबाउट द फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो ये आपका लाइक ये है इसमें होमवर्क, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 15। देखो गवर्नर, आपको पता है कि सेम पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट होता है इन द स्टेट्स एज दैट ऑफ सेंटर। जो आर्टिकल 153 टू 167 इन द पार्ट 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो डील करते विद स्टेट एग्जीक्यूटिव। और स्टेट एग्जीक्यूटिव में क्या क्या आता है, गवर्नर आता है, चीफ मिनिस्टर आता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आता है और एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट आता है, ठीक है। गवर्नर एक चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट होता है। ये एक नॉमिनल और टाइटुलर और कॉन्स्टिट्यूशन हेड होता है स्टेट का, जैसे प्रेसिडेंट इंडिया का होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट सेंटर में और गवर्नर स्टेट में। He also acts as an agent of the central government, ठीक है। He acts as an agent between the state government and the central government. Thus the office of the governor has a dual role to play, ठीक है। दो काम होते हैं इसके। There is one governor for each state, but while the seventh constitutional amendment he may govern two or more states। देखो जो सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1956 का, कभी कभार दो स्टेट्स का भी एक ही गवर्नर होता है, ठीक है। देखो अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर कैसे अपॉइंट होता है, आर्टिकल 153 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स क्या, देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट। ही इज नीदर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल नॉर इनडायरेक्टली इलेक्टेड थ्रू एन इलेक्टोरल कॉलेज as in the case within the president, ठीक। on the basis of article 155 of the Indian constitution the governor of the state shall be appointed by the president by a warrant under his hand and seal, ठीक है। thus he is a nominee of the central government, got it। two important conventions regarding to the appointment of the governor are क्या क्या, he should be an outsider, वो उस स्टेट का नहीं होना चाहिए जिसका वो गवर्नर है, ठीक है। ही इज ऑलवेज एन आउटसाइडर। ही शुड नॉट बिलोंग टू द स्टेट वेयर ही इज अपॉइंटेड, ही इज फ्री फ्रॉम रीजनल पॉलिटिक्स, उसको पॉलिटिक्स के साथ कुछ नहीं, ही शुड बी फ्री फ्रॉम द रीजनल पॉलिटिक्स। व्हाइल अपॉइंटिंग द गवर्नर द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड टू कंसल्ट द चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न स्टेट। जब भी गवर्नर का अपॉइंट करने की बात आए तो प्रेसिडेंट जो है उसको कंसल्ट करना होता है चीफ मिनिस्टर उस कंसर्न स्टेट का, ताकि स्मूथ फंक्शनिंग हो कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी में, ठीक है। बट जनरली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जहाँ भी अपोजिशन की सरकार होती है और रूलिंग पार्टी डिफरेंट होती है, तो वहाँ पे हमेशा लाइक विवाद होते हैं। क्वालिफिकेशंस फॉर द ऑफिस ऑफ द गवर्नर, लाइक क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, आर्टिकल 157 और 158 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें क्वालिफिकेशंस ऑफ द ऑफिसर गवर्नर मेंशन है। आर्टिकल 157 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ गवर्नर अनलेस क्या क्या ये ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ही हैज टू अटेन द एज ऑफ 135 35 ईयर्स। और आर्टिकल 158 स्टेट करता है ही शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट।
ना वो पार्लियामेंट में किसी हाउस का मेंबर होना चाहिए, ना वो स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर होना चाहिए, ठीक है। इफ एनी सच पर्सन अपॉइंटेड एज गवर्नर ही इज डीम्ड टू हैव a स्टेट। अगर फॉर इंस्टेंस किसी मेंबर को गवर्नर बना दिया गया तो उसको द मोमेंट ही एंटर्स इन द ऑफिस ऑफ गवर्नर उसको अपनी सीट वैकेंट करनी है या वैकेट करनी है, ठीक है। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिस हो या दूसरा कोई काम हो, ठीक है। He should be not declared bankrupt by any court of law. He should not be bankrupt, but he should be not holding money of the people, ठीक है। एमोलमेंट्स एंड अलाउंसेस क्या क्या है देखो, लाइक ये तो अपडेटेड है, तभी मैंने आपको बोला कि यू शुड लाइक गूगल इट फॉर द लाइक अपडेटेड डेटा। तो ऐसी जनरली देखो लाइक लाइक कौन डिपेंड कर लाइक डिटरमाइन करता है एमोलमेंट्स एंड अलाउंसेस, पार्लियामेंट करता है, ठीक है। तो इसको लाइक एक ऑफिशियल रेजिडेंस दिया जाता है, उसको राजभवन कहा जाता है। तो फॉर इंस्टेंस 2008 में जब बोला गया था तो इसकी सैलरी थी 36,000, ठीक है, तो ₹1,10,000 पर मंथ, बट इट्स का ये तो बहुत पुराना डेटा है। तो उसमें भी लाइक देखो पर्सनल इम्यूनिटी होती है फ्रॉम लीगल लाइबिलिटी फॉर ऑफिशियल एक्ट्स। फॉर इंस्टेंस इसको कभी कभार किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स या कुछ भी अगर गवर्नर करे तो ही इज़ नॉट टाइटल, इसको आप अरेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो हाँ वो आप देख लेना इसका लाइक अपडेटेड लाइक सैलरी और इसके डिफरेंट अलाउंसेस, ठीक है। ओथ मैंने बोला ही आपको, ओथ तो ऑलमोस्ट सेम है, बस पोजीशन चेंज करनी होती है, जैसे एग्जीक्यूट द ऑफिस ऑफ द गवर्नर और डिस्चार्ज द फंक्शंस ऑफ द गवर्नर, ठीक है। बाकी सेम है। तो ओथ जब ये लेता है तो उस टाइम किसके सामने लेता है, जो चीफ जस्टिस होता है स्टेट हाई कोर्ट का, ठीक है। तो उसी के सामने ये ओथ लेता है। टर्म्स क्या होती है देखो, 5 साल या लाइक जनरली इट्स 5 years, ठीक है। बट इट्स ओनली अप टू ड्यू टू द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उसको उससे पहले भी हटा सकता है, ठीक है। और कभी कभार भी ये रिजाइन कर सकता है, और रेजिग्नेशन लेटर किसको देना होता है, प्रेसिडेंट को। तो ऐसे लाइक कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है कि किस ग्राउंड पे गवर्नर को रिमूव किया जाता है। बट 1989 में एक बार हुआ था कि जो नेशनल फ्रंट गवर्नर थी, जिस जो हेड किया कर रहा था विश्वनाथ प्रताप सिंह, उसने सब गवर्नर्स को बोला था रिजाइन करने के लिए जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए थे। एज अ रिजल्ट सम ऑफ देम वेर प्लेस्ड एंड अदर वेर अलाउड टू कंटिन्यू। बहुत सारों ने लाइक रिजाइन कर दिया, उनको चेंज किया गया, और बाकी कंटिन्यू उन्होंने कंटिन्यू किया। तो यही प्रैक्टिस 1991 में भी रिपीट की गई, जब कांग्रेस गवर्नमेंट, जब पीवी नरसिम्हा राव ने 14 गवर्नर्स को अपॉइंट किया, लाइक चेंज किया, जिनको वीपी सिंह और चंद्रशेखर गवर्नमेंट्स ने अपॉइंट किया था। अगर फॉर इंस्टेंस सिटिंग गवर्नमेंट की डेथ होती है तो जो चीफ जस्टिस होता है ना स्टेट हाई कोर्ट का, उसको टेम्पररीली डिस्चार्ज लाइक वो कर सकता है फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट अंटिल अ न्यू गवर्नर इज अपॉइंटेड, ठीक है। देखो अब हम फंक्शंस पढ़ेंगे और पावर पढ़ेंगे। देखो डी डी बासु, ये ही इज the author of a famous book related to constitution. The power of the government of state are analogs to those of president, almost same है। बट गवर्नर को डिप्लोमेटिक मिलिट्री और इमरजेंसी पावर्स नहीं होते, बाकी जितने पावर्स प्रेसिडेंट के होते हैं इसके सेम होते हैं लाइक स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो एग्जीक्यूटिव पावर होती है, लेजिस्लेटिव पावर होती है, फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर और मिसलिनियस पावर। एग्जीक्यूटिव पावर में क्या क्या आता है देखो, द गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट आर फॉर्मली टेकन इन हिज नेम, सारी एग्जीक्यूटिव एक्शंस, ठीक है। हिज एग्जीक्यूटिव पावर्स कैन बी अंडरस्टूड द फॉलोइंग वेज, ही अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। जैसे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, वैसे ही गवर्नर चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर ही आल्सो अपॉइंट्स अदर मिनिस्टर्स, दे आल्सो होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर, ठीक है। तो चीफ मिनिस्टर जब रिकमेंड करता है तो वो फिर ये अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है, ठीक है। ही ऑल्सो अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट एंड डिटरमाइंस हिज रेम्यूनरेशन। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को भी करता है और उसकी रेम्यूनरेशन डिटरमाइन करता है, पैसे वगैरह सैलरी, ठीक है। द एडवोकेट जनरल होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर, जब तक गवर्नर चाहे तब तक एडवोकेट जनरल ऑफिस होल्ड करता है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करता है, उनकी कंडीशन ऑफ सर्विस और टेन्योर ऑफिस को डिटरमाइन करना। ही अपॉइंट्स चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। उनको रिमूव कर सकता है सिर्फ प्रेसिडेंट, गवर्नर नहीं, ये याद रखना। जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर होता है, दे कैन ओनली बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट, नॉट बाय द गवर्नर। बट हाँ, दे कैन बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। ही कैन सीक एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द स्टेट एंड पर्पस ऑफ वायलेशन। कभी भी कभी कभार उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ही कैन सीक एनी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जो भी अफेयर्स होते हैं स्टेट में। तो देखो, ही कैन रिक्वायर द चीफ मिनिस्टर टू सबमिट फॉर द कंस्टिट्यूशनल काउंसिल एनी मैटर व्हिच डिसीजन इज टेकन बाय द काउंसिल बट व्हिच आर नॉट बीन असाइन्ड बाय द काउंसिल। कभी कभार वो ये भी बोलता है चीफ मिनिस्टर को, आप मुझे सबमिट करिए कंसिडरेशन कोई भी मैटर जो डिसीजन लिया है मिनिस्टर ने लेकिन अभी तक काउंसिल ने कंसिडर नहीं किया, मींस ही हैज लाइक पावर ऑन एवरीथिंग। लाइक वो कभी कभार भी किसी भी पॉइंट पे इंफॉर्मेशन सीक कर सकता है फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर एज वेल एज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एमरजेंसी रिकमेंड कर सकता है वो इन द स्टेट, प्रेसिडेंट लाइक प्रेसिडेंट को रिकमेंड करके, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट द गवर्नर एंजॉयज एक्सटेंसिव एग्जीक्यूटिव पावर्स एज एन एजेंट। कभी कभार अगर स्टेट में एमरजेंसी डिक्लेयर होती है तो गवर्नर इज द मेन पोजीशन, ठीक है।
तो ही इज़ आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो सारे एक्सटेंसिव एग्जीक्यूटिव पावर्स उसी को मिलते हैं। वो चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिमूव करता है। एंड ऑल्सो आपको बताया द बेस्ट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर इज लाइक ही कैन डिसॉल्व द स्टेट असेंबली, ठीक है, बट ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर, ठीक है। ही कैन ऑल्सो अपॉइंट वाइस चांसलर ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटी, जो भी ये स्टेट में यूनिवर्सिटीज़ है उनके वाइस चांसलर्स को अपॉइंट करता है गवर्नर। ही ऑल्सो अपॉइंट्स शेड्यूल्ड ट्राइब वेलफेयर मिनिस्टर इन द स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, क्योंकि वहाँ पे एसटी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे डिफरेंट मिनिस्ट्रीज है, एक्सक्लूसिव मिनिस्ट्रीज है ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर्स की, ठीक है। तो उनको भी अपॉइंट करना। देखो लेजिस्लेटिव पावर्स क्या क्या है। देखो गवर्नर एक इंटीग्रल पार्ट होता है स्टेट लेजिस्लेटर का। ही हैज टू परफॉर्म द फॉलोइंग लेजिस्लेटिव फंक्शंस। ही कैन एड्रेस द स्टेट लेजिस्लेचर एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल फर्स्ट सेशन। देखो जब भी स्टेट असेंबली जो होती है वहाँ पे जो पहला एड्रेस होता है वो गवर्नर करता है, ठीक है। जब भी पहला सेशन होता है आफ्टर जनरल इलेक्शन एंड जो पहला सेशन होता है इस साल का, ठीक है। ही कैन सेंड मैसेज टू द हाउस विद रिस्पेक्ट ऑल बिल पेंडिंग इन द लिस्ट। जो भी बिल पेंडिंग होती है लेजिस्लेटर में उस पर ये मैसेज सेंड कर सकता है या उस पर बोल सकता है कि आप इस पर क्यों नहीं कर रहे हो। लाइक ही कैन मेक श्योर कि लाइक जल्द से जल्द पास हो जाए या व्हाट इज द प्रॉब्लम इन पासिंग द बिल, ओके। ही कैन समन और प्रोरोग द स्टेट लेजिस्लेचर एंड डिसॉल्व द स्टेट असेंबली। समन भी कर सकता है और उसको डिसॉल्व भी कर सकता है, और कभी भी किसी मेंबर को भी अपॉइंट कर सकता है जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की पोजीशन वैकेंट फॉल करे, ठीक है। और ये हाँ जब भी डिप्टी और डिप्टी चेयरमैन की पोजीशन वैकेंट हो ना, ये किसी को भी अपॉइंट कर सकता है। देखो एंड ही नॉमिनेट, जैसे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है लाइक 12 मेंबर्स फ्रॉम द फ्रॉम द फील्ड ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड कोऑपरेटिव मूवमेंट्स, वैसे ही गवर्नर भी अपॉइंट कर सकता है स्टेट लेजिस्लेटर में 1/6 ऑफ द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर अमंग द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड कोऑपरेटिव मूवमेंट्स। और ही कैन ऑल्सो नॉमिनेट वन मेंबर टू द स्टेट असेंबली फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, जैसे पार्लियामेंट में होता है। ही कैन ऑल्सो डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ स्टेट लिस्ट इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमिश्नर। और ये ऑल्सो क्या कर सकता है, ही कैन डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। क्या मतलब अगर फॉर इंस्टेंस किसी ग्राउंड्स पे भी उसको डिस्क्वालीफाई करना होता है विद कंसल्टेशन इन द इलेक्शन कमिश्नर, ये वो डिस्क्वालीफाई कर सकता है उसको, ठीक है। व्हेन अ बिल इज सेंट टू द गवर्नर इट इज पास बाय स्टेट, ही कैन या तो उसको एसेंट देना होता है या विदहोल्ड करना होता है या वापस देना होता है, ठीक है। तो रिटर्न द बिल इफ इट इज नॉट अ मनी बिल फॉर, बट मनी बिल को वापस नहीं करना, लाइक ही कैन नॉट गिव सेंड बैक द मनी बिल, वो तो करना ही होता है, ठीक है। दस बिल इज अगेन पास विद स्टेट विदाउट विदाउट द गवर्नर हैज टू गिव, तो सेम लाइक अगर फिर इवेंचुअली फिर रिकंसिडर करे फिर स्टेट लेजिस्लेचर उसके बाद फिर से पास करे, देन इवेंचुअली गवर्नर हैज टू गिव एसेंट टू द बिल। ये रिजर्व द बिल कर सकता है फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। कभी कभार जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ मसले होते हैं तो उनको लाइक ये विदहोल्ड कर सकता है, रिजर्व कर सकता है, लाइक जब तक वो प्रेसिडेंट के साथ बात ना करे। एंड देखो कभी कभार देखो इन वन केस सच रिजर्वेशन इज ऑब्लिगेटरी, कैसे, जहाँ पर जो स्टेट लेजिस्लेचर जब कोई बिल पास करे विच एंडेजर्स द पोजीशन ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट, वहाँ पे ये रिजर्वेशन ऑब्लिगेटरी बनता है, ठीक है। तो ये याद रखना आप। ऑल्सो रिजर्व द बिल ऑफ द फॉलोइंग नेचर अल्ट्रा वाइज अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी बिल अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उस टाइम ये बिल को रिजर्व कर सकता है। जो अगेंस्ट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी होते हैं उस टाइम भी रिजर्व कर सकता है। अगेंस्ट द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है, कंट्री में लाइक जो लार्जर इंटरेस्ट है उसको अटैक करना। ग्रेव नेशनल इंपॉर्टेंस, जो लाइक नेशनल मुद्दा है, ठीक है, उस पर भी अगर बिल होगा कोई तो उसको भी रिजर्व कर सकता है। और डीलिंग विद द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी अंडर 31 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 31 पार्ट ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस टाइम भी अगर इसके रिलेटेड बिल होगी तो उस टाइम भी ये रिजर्व कर सकता है, ठीक है। ही कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस व्हेन द स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन, दीज ऑर्डिनेंसेस अप्रूव्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर विद 6 वीक्स फ्रॉम द रीअसेंबली। जब भी स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में नहीं होता या सेशन स्टार्ट नहीं होता है तो ये ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर सकता है और उनको अप्रूव किया जाता है स्टेट लेजिस्लेचर को विद इन 6 वीक्स फ्रॉम इट्स रीअसेंबली। और वो कभी भी ऑर्डिनेंस को विड्रॉ कर सकता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर है गवर्नर का, ठीक है, प्रोमलगेट करना ऑर्डिनेंसेस को। ही कैन ले द रिपोर्ट्स ऑफ द स्टेट फाइनेंस कमीशन, द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अकॉर्डिंग टू द अकाउंट्स ऑफ द स्टेट फॉर द रजिस्ट्रेशन। सारी रिपोर्ट्स जो इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस की है ये उन स्टेट लेजिस्लेचर के सामने इनको लाइक एक हिसाब से ये करता है, लाइक lays the reports and like discussions on that, okay। financial powers क्या है, देखो तो फॉलोइंग है द इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल पावर्स ऑफ द गवर्नर। देखो जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, स्टेट बजट है, इट इज लेड बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर इन हिज नेम, ठीक है। अ मिनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ओनली विद हिज प्रायर रिकमेंडेशन। जब तक गवर्नर प्रायर रिकमेंडेशन नहीं देगा तब तक मनी बिल को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है। नो डिमांड फॉर अ ग्रेड कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन, तब तक कोई डिमांड नहीं कर सकते ग्रांट के लिए जब तक गवर्नर की रिकमेंडेशन नहीं होगी। ही कैन मेक एडवांस आउट ऑफ कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ द स्टेट टू मीट एनी अनफोर्सिंग, कभी कभार कुछ अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर होते हैं उस टाइम
only he can take the fund out of contingency fund, ठीक है, जो स्टेट का होता है. He constitutes a finance commission every 5 years to review the financial position of panchayats and municipalities. हर 5 साल के बाद एक फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है ताकि वो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत्स एंड म्यूनिसिपैलिटीज को रिव्यू किया जाए. अब इसके जुडिशियल पावर्स पड़ते हैं गवर्नर के. देखो, अंडर आर्टिकल 161 he has the power to grant pardon, reprieve or remission of punishment, or to suspend, remit or commute the sentence of any person convicted of any offense or any law related to the matter which the executive authority of the state exceeds. जस्ट सेम जैसे प्रेसिडेंट सेंटर में कर सकता है, वैसे ही गवर्नर स्टेट में कर सकता है, ठीक है. इट इज़ द पावर ऑफ द गवर्नर. और जो प्रेसिडेंट है वो कंसल्ट करता है गवर्नर को जब भी चीफ जस्टिस और अदर जजेस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट अपॉइंट करने पड़ते हैं, ठीक है. ही हैज़ कंसल्टेशंस विद द गवर्नर ऑफ द स्टेट. और गवर्नर कैन मेक अपॉइंटमेंट्स, पोस्टिंग एंड प्रमोशंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जजेस एंड अदर जुडिशियल ऑफिशियल्स. ये भी इसका पावर है, ठीक है. ही ऑल्सो अपॉइंट्स पर्सन्स टू द जुडिशियल सर्विसेज ऑफ द स्टेट. जो अदर देन डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं ना, और जो जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट है, उनमें पर्सन्स को अपॉइंट कर सकते हैं इन कंसल्टेशन विद द स्टेट हाई कोर्ट एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है. अब इसके मिसलेनियस पावर्स क्या है? देखो, जो भी स्टेट में यूनिवर्सिटीज़ होती है, गवर्नर उसका चांसलर होता है, ठीक है, और ये वाइस चांसलर्स को अपॉइंट करता है. और उसको एनुअल रिपोर्ट लाइक रिसीव होती है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से, और ये पास करता है टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर कमेंट्स, ठीक है. इफ ही फील्स दैट द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट रनिंग इन अकॉर्डेंस टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ही कैन सेंड अ रिपोर्ट अंडर 356 टू द प्रेसिडेंट फॉर द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट. अगर उसको लगता है कि जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है वो इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन नहीं कर रही है, कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को, देन वो क्या करता है, वो एक रिपोर्ट सेंड करता है जो अंडर आर्टिकल 356 होता है टू द प्रेसिडेंट, ताकि वो उनको बोलता है कि आप स्टेट में प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज करो. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट ही एक्ट्स एज द रियल हेड ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन. एंड जिस टाइम प्रेसिडेंट रूल स्टेट में इम्प्लीमेंट होता है, उस टाइम ही इज द रियल हेड ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन. ही कैन ऑल्सो यूज हिज पावर टू डिसमिस द मिनिस्ट्री और डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. और वो अपना पावर का यूज कर सकता है टू डिसमिस द मिलिट्री और डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. गॉट इट? अब हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द गवर्नर. देखो, द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स नॉमिनल पावर्स एंड पोजीशन टू द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट. क्या क्या? देखो, द रियल पावर्स आर एंजॉयड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट. दस द गवर्नर हैज टू एक्सरसाइज हिज पावर्स एंड फंक्शंस विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. सेम बात है जैसे सेंटर में प्राइम मिनिस्टर्स हु इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड विद द एड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वो किसको एडवाइस करते हैं? प्रेसिडेंट को. सेम स्टेट में भी होता है, ठीक है. देखो, 154 आर्टिकल स्टेट करता है जो एक्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट होता है, इट शैल बी वेस्टेड इन द गवर्नर एंड शैल बी exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with the constitution. Got it? और जो आर्टिकल 163 स्टेट करता है, there shall be a council of ministers with the chief minister as head to aid and advise the governor in the exercise of his functions except in so far as he required to exercise his functions in his discretion. ठीक है. देखो, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है जिसको हेड करता है चीफ मिनिस्टर, और जो एड और एडवाइस करते हैं गवर्नर को इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस. गॉट इट? देखो, 164 आर्टिकल क्या स्टेट करता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट. गॉट इट? देखो, डिस्क्रिशनरी पावर्स क्या है? कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स होते हैं जो एक्सरसाइज करता है गवर्नर विदाउट द एडवाइस ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, या एक्सक्लूसिव पावर दिए जाते हैं इसको कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से. देखो, एक तो वो बिल को रिजर्व करता है फॉर द कंसल्टेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट्स रूल को रेकमेंड करता है इन द स्टेट, और फंक्शन एक्सरसाइज करता है अपनी फंक्शंस एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एन एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी, स्पेशली इन केस ऑफ एन एडिशनल चार्ज. कभी कभार एडिशनल चार्ज दिया जाता है एक गवर्नर को, ठीक है, जो ऑलरेडी किसी स्टेट का गवर्नर होगा, उसके बाद उसको एडिशनल चार्ज दिया जाता है दूसरे स्टेट का या यूनियन टेरिटरी का, तो वहाँ पे भी अपने फंक्शंस को एड्रेस कर सकता है या एक हिसाब से डायरेक्ट कर सकता है, ठीक है. डिटरमाइनिंग द अमाउंट पेएबल बाय द गवर्नमेंट ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम टू एन ऑटोनॉमस ट्राइबल रॉयल्टी ऑडियो. अच्छा, देखो, आपको पता है कि लाइक जो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम में जहाँ वो जो भी पैसे वहाँ पे मिनरल एक्सप्लोरेशन से आते हैं, जो उनकी रॉयल्टी होती है, तो ये डिटरमाइन करता है कि कितना पैसा देना होता है इन रॉयल्टी. आया समझ? लाइक लाइसेंस एक्वायर करने में. गॉट इट? फॉर द मिनरल एक्सप्लोरेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये याद रखना. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द गवर्नर. सिचुएशनल डिस्क्रिशन ऑन द बेस ऑफ सिचुएशन. देखो, the governor can act in accordance with the situation described in the following. क्या? Appointment of the chief minister. When no political party has clear-cut majority of the state, the governor can play a very active role in the appointment of the chief minister. जब किसी पार्टी का कोई मेजोरिटी नहीं होगा या कोई coalition का भी मेजोरिटी नहीं होगा, उस टाइम गवर्नर एक एक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर. जैसे 2001 में जो गवर्नर ऑफ तमिलनाडु है ना, उसने अपनी डिस्क्रिशन पावर को अपॉइंट करके एक जया ललिता को चीफ मिनिस्टर बनाया था.
और ही कैन ऑल्सो यूज हिज पावर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम एंड द सीएम इन द ऑफिस सडनली डाइज और देयर इज नो सक्सेसर। कभी कभार अगर मौत होती है किसी सीएम की, लाइक व्हेन ही इज एक्टिंग सीएम, तो उस टाइम भी अगर उसका कोई सक्सेसर नहीं होगा तो गवर्नर कैन अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर। एंड डिसमिसल ऑफ द मिनिस्ट्री, कभी कभार मिनिस्टर्स को डिसमिस करना होता है। देखिए, द गवर्नर कैन यूज डिस्क्रिशन एंड डिसमिस द मिनिस्ट्री व्हेन द पार्टी इन द पावर लूजेस मेजॉरिटी और इज लाइकली टू लूज मेजॉरिटी इन द स्टेट ड्यू टू रिवोल्ट और स्प्लिट इन द पार्टी। कभी कभार पार्टीज में स्प्लिट होता है या कभी कभार समर्थन एक पार्टी दूसरे पार्टी से ले लेती है वापस, तो इवेंचुअली फिर गवर्नमेंट खतरे में आ जाती है। तो उस टाइम भी लाइक गवर्नर कैन डिसमिस द मिनिस्ट्रीज। आया समझ? जैसे गवर्नर ऑफ हरियाणा ने राव बीरेंद्र सिंह की मिनिस्ट्री को डिसमिस किया था, चौधरी चरण सिंह गवर्नमेंट को डिसमिस किया था 1970 में उत्तर प्रदेश में। तो दे आर द रिजल्ट ऑफ यूज ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द गवर्नर। डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, हाँ, जब भी कभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को मेजोरिटी लूज होती है तो वी कैन डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और अगर इमरजेंसी हो तो आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट से रिकमेंडेशन लेके वो गवर्नर ये स्टेट में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करता है, ठीक है। तो हाँ, देखो, in spite of all these powers, he has some special responsibility of discharge according to the directions issued by the president. Though he has to consult the council of ministers led by chief minister, he acts finally on his discretion. The provision has been added to the 98th Constitutional Amendment Act of 2012. जो 98th Constitutional Amendment Act of 2012 है, वो क्या स्टेट करता है? Establishment of separate development boards for Vibhadra and Marathwada in Maharashtra. एक सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड्स क्रिएट करने हैं, इस्टेब्लिश करने हैं फॉर विदर्भा एंड मराठवाड़ा इन महाराष्ट्र। और एक सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड इस्टेब्लिश करना है फॉर सौराष्ट्र एंड कच्छ इन गुजरात। एंड विद रिस्पेक्ट टू लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट फॉर सो लॉन्ग एज द इंटरनल डिस्टेंस इन नागा हिल्स टू संग एरिया कंटिन्यूज इन नागालैंड। वहाँ पे भी एक हिसाब से जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो बहुत इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। और विथ रिस्पेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज ऑफ आसाम, तो वहाँ पे भी गवर्नमेंट के डिस्क्रिशनरी पावर्स इम्प्लीमेंट हो जाते हैं, क्योंकि आसाम वगैरह जो मणिपुर में, वहाँ पे लाइक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हमेशा ख़राब रहती है। ट्राइबल हिल्स जो होते हैं या हिल एरियाज इन मणिपुर, या फॉर पीस एंड एंश्योरिंग सोशल एंड इकोनॉमिक एडवांसमेंट ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ सिक्किम। सिक्किम में भी पीस और सोशल एंड इकोनॉमिक एडवांसमेंट के लिए लाइक गवर्नर इज रिस्पॉन्सिबल। लॉ एंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू अरुणाचल प्रदेश, एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड फॉर हैदराबाद कर्नाटक रीजन इन कर्नाटका, ठीक है। सेपरेट बोर्ड, डेवलपमेंट बोर्ड एस्टैब्लिश करना, तो गवर्नर हैज़ like these powers which were added by the 98th Constitutional Amendment Act of 2012, ठीक है। तो पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड, ये थोड़ा बहुत जिस्ट है इसका। तो इसमें आप क्या पढ़ोगे? पहले आप कंपोजिशन ऑफ गवर्नर पढ़ोगे, ठीक है, लाइक कैसे उसको अपॉइंट किया जाता है। उसके बाद हाँ, सारा क्वालिफिकेशंस, अमोलमेंट्स, टर्म्स क्या होती है, एंड या सबसे इंपॉर्टेंट पावर एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नर सारी लिखनी, ठीक है, पांचों पावर्स लिखने हैं। तो इससे आपको एक हिसाब से लाइक यू विल गेट टू नो बेटर अबाउट इट। एंड ऑल्सो लाइक आई टोल्ड यू कि लाइक आप गो थ्रू करो द रीसेंट डेटा व्हेन इट कम्स टू एमोलमेंट्स एंड अलाउंसेस, ठीक है। तो हाँ, सो वी आर डन विद द चैप्टर 15 ऑल्सो। एंड मुझे लगता है आप चैप्टर 16 भी ख़त्म कर देते हैं, उतना बड़ा नहीं है। तो देखो, चीफ मिनिस्टर, तो जैसे हमने प्राइम मिनिस्टर की फंक्शंस पढ़ी इन द पार्लियामेंट और इन द सेंटर, वैसे ही एक चीफ मिनिस्टर होता है स्टेट में, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी होती है स्टेट लेवल में। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इट प्रोवाइड्स द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी टू द गवर्नर एंड रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। तो इन अदर वर्ड्स, द गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट वेयर इज द चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक। तो चीफ मिनिस्टर को सेम पोजीशन एंजॉय होती है जैसे चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को सेंटर पे एंजॉय होती है, ठीक है। कैसे अपॉइंट किया जाता है? एक स्पेसिफिक प्रोसीजर मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन 164 आर्टिकल स्टेट दैट चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, बट इट डज नॉट मीन दैट गवर्नर इज फ्री टू अपॉइंट एनी पर्सन एज द चीफ मिनिस्टर। उसको उसी को चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करता हो जिसके जो मेजोरिटी पार्टी का लीडर हो। आया समझ? तो लेकिन देखो, मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, जो पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन हुआ था 2002 में, कांग्रेस को क्लियर कट मेजोरिटी थी, ठीक है। तो देन द गवर्नर JRF Jacob invited its leaders Captain Amrinder Singh to form the government. मतलब when there is a clear cut majority और when there is a coalition government, उस टाइम गवर्नर को जो मेजोरिटी पार्टी का लीडर होता है उसी को प्राइम चीफ मिनिस्टर बनाना होता है। बट इन केस क्लियर कट मेजोरिटी नहीं होगी तो इट इज़ अप टू गवर्नर, वो किसी चूज करेगा, बट हैज़ टू चूज लाइक जिसको सपोर्ट मिलता होगा, ठीक है, मेंबर से। तो हाँ, ये तो हमने पढ़ा, ठीक है। लेकिन फॉर इंस्टेंस अगर लाइक किसी को भी वो अपॉइंट करता है तो उसको फिर एक मंथ में अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस सीक करना होता है हाउस में उस बंदे को, ठीक है, कि मतलब सारे लाइक मुझे उतना सपोर्ट मिलता है, मुझे मेजोरिटी लोगों का या मेजोरिटी मेंबर्स का सपोर्ट मिलता है कि दे वांट मी देयर,
chief minister. Got it? The constitution does not require that a person provide his majority in the legislature assembly because you appoint the chief minister. The government may first appoint him as the chief minister and then ask him to prove his majority in the legislative assembly within a reasonable period. ठीक है ना, एक मंथ देता है, ये नहीं कि उस जहां जिस टाइम उसे इलेक्ट किया है तो उसी टाइम उसको अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी है. नो, ही इज गिवन द टाइम ऑफ 1 month. For example, the governor of J&K state, Jagmohan, appointed GM Shah as the chief minister and asked him to prove his majority on the floor of the house within a month. ठीक है, जैसे गुलाम मोहम्मद शाह को किया था, चीफ मिनिस्टर बनाया गया था, मुझे लगता है 1987 के बाद. हाँ, तो उसके बाद उसको 1 महीना दिया गया था. ठीक है. Qualification, like what are the eligibility criteria to become a chief minister of the state? He should be a citizen of India. He should be a member of state legislature. He should be a member. लेकिन जिस टाइम वो चीफ मिनिस्टर बनता है उस टाइम फिर वो मेंबर नहीं रहता है. ठीक है. Okay, if a person is elected chief minister, is not a member. No, sorry. Actually, जिस टाइम चीफ मिनिस्टर बनता है तो उस टाइम अगर वो मेंबर नहीं होता है, then he must become a member within 6 months. ठीक है. तो जैसे आपको पता है जो प्राइम मिनिस्टर है ना अभी, लाइक मोदी, तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है. किस सीट से वो आप मेरे को बताना गूगल करके. ठीक है. ही और शी शुड बी ऑफ अबाउट 25 years of age. ठीक है, 25 साल से बड़ा होना चाहिए. द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एंड दस द स्वेयरिंग इट इज डन बिफोर द गवर्नर ऑफ स्टेट. गवर्नर स्टेट के सामने उसको ओथ लेना होता है. ठीक है. तो द सेम ओथ, बट इट इज़ जस्ट कि लाइक वहाँ पे सिर्फ चेंज होता है दैट आई विल conscientiously discharge my duties as a minister for the state and I will do all right in the manner of the people in accordance with the constitution and the law without fear or favor affection of ill will. ठीक है. तो this is the oath is almost the same for every, बस just position और नाम चेंज होता है. ठीक है. और एक और होता है, ये तो ओथ ऑफ ऑफिस होता है, और एक ओथ होता है चीफ मिनिस्टर का, द ओथ ऑफ सेक्रेसी. तो वो क्या होता है, देख, आई द डैश डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड solemnly affirm that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or person any matter will should be brought under my consideration. वो एक हिसाब से ओथ ऑफ सीक्रेसी होता है कि जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन आती है मैं किसी के साथ तो शेयर नहीं करूँगा. ठीक है. बिकॉज आई हैव टू डिस्चार्ज माई ड्यूटीज एज अ मिनिस्टर. मुझे एक रोल मिला है दैट आई एम द हेड ऑफ द स्टेट. ठीक है. टर्म क्या होती है इनकी, ऑलमोस्ट लाइक 5 साल होती है, बट इट डिपेंड्स कि लाइक जब तक लाइक आर्टिकल 164(1) में लाइक इट मेंशन दैट दे कैन होल्ड द ऑफिस अंडर द प्लेजर ऑफ द गवर्नर. सो अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास किया जाता है गवर्नमेंट के खिलाफ, देन चीफ मिनिस्टर हैज टू रिजाइन विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ठीक है. इवन अगर गवर्नर डिसमिस करेगा ना सीएम को, तो उस टाइम लाइक फिर उसको मेजोरिटी का सपोर्ट नहीं रहता है. ठीक है. ऐसे तो 172 आर्टिकल के रिलेटेड 5 साल होती है, यूजुअल 5 ही साल होते हैं जैसे लाइक सेंटर में होता है. ठीक है. रोल ऑफ चीफ मिनिस्टर एज द रियल एग्जीक्यूटिव, क्या क्या देखो, द रोल ऑफ चीफ मिनिस्टर एज द रियल एग्जीक्यूटिव कैन बी अंडरस्टूड थ्रू हिज पावर्स एंड फंक्शंस. His powers are similar lies in the jurisdiction over which they exercise power. Same होता है. The chief minister is the pivot of the state executive in the real sense. It is the chief minister who maintains the link between the state government and union government. He also maintains the relation between state legislature, the council of ministers, and the governor. His powers and functions can be studied under the following heads. क्या क्या देखो, role of chief minister in the relation with the governor. क्या, the following provisions of the Indian constitution deal with the relation between the chief minister and the governor. Article 163 state करता है, there shall be a council of ministers, the chief minister as the head of the aid and advise the governor on the exercise of his functions except in so far he is required to exercise his functions where any of them is discretion. देखो, जो भी उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जिनका वो हेड होता है, उसको एड और एडवाइस करना होता है गवर्नर्स को. आया समझ? उसकी फंक्शंस को एक्सरसाइज करने में. आया समझ? गॉट इट. देखो, आर्टिकल 164 स्टेट करता है जो चीफ मिनिस्टर होता है, ही शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एंड अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर. जब तक चीफ मिनिस्टर एडवाइस नहीं करेगा कौन मेरा मिनिस्टर बन सकता है, गवर्नर कैन नॉट चेरी पिक एनी ऑफ द मेंबर एंड मेक हिम द मिनिस्टर. ओके, गॉट इट. द मिनिस्टर शुड आल्सो होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर. गॉट इट. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पांसिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट. ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, दे आर कलेक्टिवली रिस्पांसिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट. जैसे सेंटर में द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसमें कैबिनेट होते हैं, पीएमओ होते हैं या डिप्टी मिनिस्टर्स होते हैं, दे आर कलेक्टिवली रिस्पांसिबल टू द पार्लियामेंट. आर्टिकल 167 states it shall be the duty of chief minister क्या, to communicate to the governor of state all decisions to the council of ministers relating to the administration of the affairs of the state and proposals for legislation. ठीक है. गवर्नर को कम्युनिकेट करना और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के डिसीजंस को एक हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन के अफेयर्स ऑफ द स्टेट और प्रपोजल्स को लेजिस्लेट करना. टू फर्निश सच इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स, इन्फॉर्मेशन को फर्निश करना रिलेटिंग किसका, administration of affairs of the state and proposals for legislation of the governor may call for. If the governor so requires to submit for the consideration of the council of ministers any matter on which a decision has been taken by a minister that has not been considered by the council, ठीक है, तो उस टाइम भी गवर्नर एक हिसाब से इंफॉर्मेशन रिक्वायर करता है फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो उन्होंने चीज़ें करी है लेकिन अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है या काउंसिल ने कंसिडर नहीं किया है.
और चीफ मिनिस्टर क्या करता है? ही एडवाइजेस द गवर्नर विद रिगार्ड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स लाइक एडवोकेट जनरल, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो हमने पीछे पढ़ा। इन रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या करता है? देखो, ऑन द रिकमेंडेशन, चीफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन के हिसाब से जो गवर्नर है वो मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है, और चीफ मिनिस्टर डिफरेंट पोर्टफोलियोज एलोकेट करता है, ठीक है, और वो भी डिसाइड करता है कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट या कैबिनेट मिनिस्टर या मेरा डिप्टी मिनिस्टर कौन बन सकता है, ठीक है। ही में आस्क अ पर्टिकुलर मिनिस्टर रिजाइन फॉर हिज एक्ट्स ऑफ कमीशन एंड ओमिशन। कभी कभार कुछ प्रॉब्लम होती है फ्रॉम अ मिनिस्टर, तो वो उस टाइम उस मिनिस्टर को बोल सकता है आप रिजाइन कर दो, ठीक है। और रीशफल भी कर सकता है पोर्टफोलियोज को, ठीक है, बहुत बार रीशफल होते हैं, सेंटर में भी होते हैं और स्टेट में भी होते हैं, तो चीफ मिनिस्टर कैन डू दैट, ओके। और वो गवर्नर को एडवाइस कर सकता है अगर किसी मिनिस्टर को डिसमिस करना हो इन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ठीक है। ही प्रिजाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड इन्फ्लुएंसेस इट्स डिसीजंस। जब भी मीटिंग्स होती है बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो ही इज द वन हु इन्फ्लुएंसेस द डिसीजंस ऑफ द मीटिंग। ही गाइड्स, कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ ऑल मिनिस्टर्स। गाइड करना, कंट्रोल करना और कोऑर्डिनेट करना जो भी एक्टिविटीज है मिनिस्टर्स की उसकी काउंसिल में। ही कैन ब्रिंग अबाउट द कोलैप्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाय रिजाइनिंग फ्रॉम द ऑफिस। जिस टाइम चीफ मिनिस्टर रिजाइन करता है उस टाइम सरकार गिर जाती है, मींस उस टाइम कोलैप्स होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। देखो, इन रिलेशन टू स्टेट लेजिस्लेचर, ही इज द लीडर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। He advises the governor with regard to the summoning and proroguing the sessions of the state legislature. Advice करता है, but it is up to governor वो कब summon और prorogue करता है, लेकिन advice कौन करता है? चीफ मिनिस्टर। He can recommend the dissolution of the legislative assembly to the governor at any time. कभी कभार भी वो recommend कर सकता है गवर्नर को, आप स्टेट असेंबली को डिसॉल्व करो। He announces the government policies on the floor of house, ठीक। जाहिर सी बात है, जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ लोकसभा करता है, वैसे ही चीफ मिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली करता है। मिसलिनियस फंक्शंस क्या है इसके? देखो, ही इज द लीडर ऑफ द पीपल ऑफ स्टेट, जाहिर सी बात है, ही इज द चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ही इज द चीफ स्पोक्स पर्सन। वो क्या मतलब होता है? लाइक ही इज द मेन पार्टी, ही इज द मेन पोजिशन व्हेन इट कम्स टू लाइक द स्पोक्स पर्सन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। गवर्नर का प्रिंसिपल एडवाइजर होता है, और जो स्टेट प्लानिंग बोर्ड है ना उसका चेयरमैन होता है, और जो भी कंसर्न जोन काउंसिल होती है ना उसका वाइस चेयरमैन भी कौन होता है? चीफ मिनिस्टर होता है। और जो इंटर स्टेट काउंसिल और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होता है उसका भी मेंबर होता है चीफ मिनिस्टर। एंड ही इज द क्राइसिस इन चीफ, इज द पॉलिटिकल लेवल ड्यूरिंग इमरजेंसी। कभी कभार भी जब इमरजेंसी होती है तो ही इज द क्राइसिस इन चीफ, वो इस इमरजेंसी से बाहर निकाल सकता है, ठीक है यार। कभी भी लाइक अनटूवर्ड चीजें हो सकती है, पॉलिटिकल क्राइसिस हो सकता है स्टेट में, सो ही इज द वन हु इज द क्राइसिस इन चीफ। एंड बीइंग द लीडर ऑफ द स्टेट, ही मीट्स वेरियस सेक्शंस ऑफ द पीपल एंड रिसीव्स मेमोरेंडम रिगार्डिंग देयर प्रॉब्लम्स। और लाइक बहुत सारी डेलीगेशंस को ये डेली बेस पे मिलता है और उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेशंस क्या है चीफ मिनिस्टर की? देखो, the chief minister has the following constitutional limitations. Article 163 2 स्टेट करता है कि गवर्नर कैन एक्सरसाइज हिज पावर एंड डिस्क्रिप्शन विदाउट सीइंग दैट। देखो, जो गवर्नर के डिस्क्रिप्शनरी पावर्स होते हैं ना, जो हमने पीछे पढ़े, उसमें इनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या चीफ मिनिस्टर का कोई रोल नहीं होता। ही डजंट नीड द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड चीफ मिनिस्टर। वो खुद से वो डिस्क्रिप्शनरी पावर्स को एक्सरसाइज कर सकता है, ठीक है। इट इज मेंशन इन द आर्टिकल 163 पार्ट 2, आया समझ? आर्टिकल 164 पार्ट 1 स्टेट्स दैट मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। जब तक गवर्नर चाहे तब तक मिनिस्टर्स ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। व्हेन द गवर्नर मेक श्योर कि उनको ऑफिस होल्ड नहीं करना है, देन उनका लाइक देन दे कैन नॉट होल्ड ऑफिस, ठीक। और गवर्नर कैन रिकमेंड द इंपोजिशन ऑफ आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी, ठीक है, आया समझ? प्रेसिडेंट्स रूल, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल होगा, on the basis of report submitted by the governor, on the basis of report sheet from other sources, the president can dissolve the council of ministers. अगर उसको रिपोर्ट मिला कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन नहीं करनी है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, उस टाइम वो रिपोर्ट सी कर सकता है और उसको फिर भेज सकता है प्रेसिडेंट को, जो फिर इम्पोज करता है प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट। द एंजॉयमेंट ऑफ द कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इज द कंडीशन फॉर द कंटिन्यूअस। देखो, जब तक आपको कॉन्फिडेंस है लेजिस्लेटिव असेंबली में, जब तक आपको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिलता है, तब तक आप प्लेजर ऑफ द लाइक पोजीशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर ले सकते हो। लेकिन अनलेस अगर आपको स्टेबल मेजोरिटी नहीं है, तो आपको फिर लाइक रिजाइन देना होता है, या इवेंचुअली आपको फिर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन फिर फेस करना होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन फेस करना होता है किसमें? असेंबली में, ठीक है। टू कंक्लूड, दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया असाइंस अ वेरी लिमिटेड पावर्स टू द स्टेट एज स्पेसिफाइड इन द स्टेट लिस्ट इन द 7th शेड्यूल। तो जो एक हिसाब से वेरी लिमिटेड पावर होते हैं स्टेट को, जो स्टेट लिस्ट में मेंशन किया गया है 7th शेड्यूल में। This limit power assigned to the state impose restriction becoming the real head by the chief minister as in much case. ऐसे तो रियल हेड ही होता है, बट लाइक देयर आर लिमिटेशंस, एंड द लिमिटेशंस आर लाइक, क्योंकि बहुत सारे डिस्क्रिशनरी पावर्स और एक्सक्लूसिव पावर दिए जाते हैं गवर्नर को, ठीक है। सो हिज एक्टिविटीज, फंक्शंस एंड पावर्स आर डायरेक्टेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट व्हिच फ्रीक्वेंटली रिजल्ट्स इन फ्रिक्शन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स। मैंने आपको बोला कि कब लाइक दे आर ऑलवेज इन टसल विद ईच अदर, क्योंकि जहाँ पे अगर रूलिंग गवर्नमेंट डिफरेंट होगी और लाइक स्टेट में डिफरेंट गवर्नमेंट होगी, सो इट इज़ ऑलवेज लाइक अप इन हॉर्ड्स। तो पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड आप ये देख लो इसका, ये तो इसके क्वेश्चंस देखो, पहले आपको अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर आप लिख लेना, लाइक थोड़ा बहुत क्वालिफिकेशन लाइक लिख लेना, टर्म लिख लेना, और हाँ इस पे ध्यान रखना कि इसका जो ओथ ऑफ ऑफिस और ओथ ऑफ सेक्रेसी होता है, तो 2 ओथ लेता है कौन? चीफ मिनिस्टर।
उसके बाद आपको फिर फंक्शंस लिखने हैं, ठीक है। फंक्शंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, और फंक्शंस क्या क्या होते हैं, मतलब रोल्स ऑफ द चीफ मिनिस्टर, रोल ऑफ चीफ मिनिस्टर इन रिलेशन विद द गवर्नर, इन रिलेशन विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट लेजिस्लेटिव, उसके मिसलेनियस फंक्शंस, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, तो उसके बाद हम कल मोस्ट प्रोबेबली स्टेट लेजिस्लेटिव फिर फिनिश करेंगे, ठीक है। तो या लाइक दिस इज एनफ फॉर नाउ, ओके।